हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपके आज के वीडियो में आपके लिए लाया हूँ जो 11th क्लास का विधायी का चैप्टर नंबर 5 है, भारत का सिद्धांत और व्यवहार। जो बुक है उसमें से राजनीतिक विज्ञान का, उसके बारे में आपको उसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले अगर आप मेरे एसके चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है, चलते हैं फिर अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। मतलब तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम अपने चैप्टर्स पे। भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, ये हमारी बुक है। चैप्टर 5 विधायी का है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब जो भी आपके बुक के जितने टॉपिक हैं उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूँ। आपको अच्छे लगेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपके किसी न किसी ज़रूर काम आएंगे, एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत काम आएंगे। इसमें पूरा चैप्टर है आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है, हमें संसद क्यों चाहिए। ये आपकी बुक का पहला टॉपिक है। इसमें से आपको फ्रेंड्स बुक के अलावा आपसे कहीं से नहीं लिया गया क्वेश्चन है, आपसे बुक के हैं। आप बुक खोल के देख सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको ये सलाह दूंगा, एक यूट्यूबर होने का नाते फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो इससे हमारा लाभ होता है, आपका भी लाभ होता है। इससे पहले अगर आप अपनी बुक को अच्छे से पढ़ लें तो आपका ज़्यादा फायदा होगा। इसी गारंटी आपको सब देने को तैयार हो जाते हैं, चाहे वो टीचर हो या कि आम इंसान हो। ठीक है, तो हम समय आपको व्यतीत ना करते हुए चलते हैं। पहला प्रश्न, हमें संसद क्यों चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आते हैं ना तो मतलब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं करेंगे क्वेश्चन को देख के समझने में, ज़्यादा इधर उधर करने में, पर हमें कुछ देना पड़ता है कि टीचर को लगे हाँ बच्चा पढ़ने वाला है। जैसे आप लिख सकते हैं, हमें संसद क्यों चाहिए, इसके निम्नलिखित कारण है। ठीक है, ऐसे टीचर पे एक इफेक्ट पड़ता है कि बच्चा, हाँ बच्चे पे समझ है, वो जानता है कैसे लिखना है आंसर को। ठीक है, तो इसके पहला पॉइंट है। पॉइंट में लिखने पे आपको फ़ायदे हैं। आप क्वेश्चन लिखने से पहले फ्रेंड्स आप अपना देख लें नंबर कितने का है। अगर 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट लिख दीजिए, इनफ होगा, बहुत होगा। आप उस टीचर उसमें से कोई नहीं काटेगा, आप 2 पॉइंट कोई से लिख दीजिए। बट देखना पड़ेगा वो क्वेश्चन मार्क्स कितने का है वो क्वेश्चन। इट्स इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स। ओके, तो हम करते हैं। पहला बिंदु है, संसद कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, संसद कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था आपको पता है भारत में, ये हमारा विधायिका, हमारे भारत में विधायिका को संसद कहते हैं फ्रेंड। विधायिका विधायिका कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, और इसका दूसरा पॉइंट, संसद वाद विवाद का खुला मंच है। वहाँ पे आप अपने मन के जो भी भाव विचार व्यक्त कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, आपको खुली आज़ादी है। क्या, यह सभी महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करती है, जैसे विरोध प्रदर्शन, सर्वसम्मति इत्यादि। ठीक है, वहाँ पे सब विरोध प्रदर्शन होता है, सर्वसम्मति होती है, बहस होते हैं, सब होते हैं, पूरा अ, है वहाँ पे। क्योंकि कानून बनाना है, बिना बहस, बिना वाद विवाद, बिना चर्चा के कैसे बन जाएगा, जरूरी है कानून। और चौथा है, संसद के पास कार्यपालिका का चयन करने और उसे बर्खास्त करने की शक्ति होती है। संसद विकास कार्यपालिका का चयन और उसे बर्खास्त करने की शक्ति होती है फ्रेंड्स, उस पर नियंत्रण भी करती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संसद के 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है फ्रेंड। इसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट समझिए फ्रेंड, क्योंकि ऐसे तो कोई है ही नहीं कि बिना एक चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन ना आए। ठीक है, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं लिए जो आपको ऐसे जनरली बता दूंगा, वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस पर क्वेश्चन बता रहे हैं, संसद के 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है हमें। तो संसद के 2 सदनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके निम्नलिखित कारण है। पहला, भारत जैसे विविधताओं से परिपूर्ण बड़े देश में द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका की जरूरत इसलिए है ताकि समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके। मतलब फ्रेंड्स, मैं आपको जितने टॉपिक पॉइंट है इनको ही बताऊंगा, ऐसे ही बता चलता हूँ कि हमें 2 सदनों की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आप जानते हैं भारत कितना बड़ा देश है। वैसे कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसे चीन से कंपेयर करिए, इससे कंपेयर करिए, नहीं। हम एक ऐसी जनरली बात करते हैं, फिर भी बहुत बड़ा है। कितनी जनसंख्या है, हैं? और अगर इस पे कोई मतलब अगर चाहे हम प्रधानमंत्री बन गए
पूरे भारत को चला लें तो दिक्कत होती है ना, हमें पता ही नहीं होगा किसमें क्या है। इसलिए हमने मुख्यमंत्री रखे हैं, राज्य सरकारें रखी हैं, उनके नीचे भी कई हैं, जिला अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, आईएएस है, आईपीएस है, कई मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं। ये सब इसलिए रखे हैं कि सब चला सके, मिल के चला सके, काम बढ़ता है इससे, ठीक है। मतलब उन पे बोझ नहीं पड़ता ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, 2 सदनों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि एक सदन, 2 सदन, कानून बनाना है हमें। अगर उस पे पहले से कोई गलती हो जाती है, जल्दबाजी में कोई, मतलब गलती करने का सवाल नहीं उठता, पर जल्दबाजी में कोई दिक्कत हो जाती है, तो दूसरा सदन उसे देख के पुनः उस पे विचार विमर्श करते हैं, इसके बाद दोनों अगर संतुष्ट हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, इससे एक पे किसी पे भार भी नहीं पड़ता, ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ता कि कोई दिक्कत है क्या है। इसके बाद ये अगर कानून बनने का जो प्रस्ताव है वो किसी नेता द्वारा या जो आपने वादे किए है उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, तभी वो प्रस्तुत होता है संसद में। उससे पहले उसे विधेयक कहते हैं, क्योंकि कानून बनने से पहले वो विधेयक कहलाता है। वो विधेयक दोनों सदनों से हो जाने के बाद, दोनों सदनों की रजामंदी हो जाने के बाद उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और राष्ट्रपति की पहले पे वो करना है, उसे उस पर ऑप्शन नहीं है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, उसे करना पड़ेगा। राष्ट्रपति पे पहले पे मर्जी होती है, पहले पे उसकी इच्छा होती है उसे करना है कि नहीं, उसमें कोई दिक्कत लगती है तो उसे पुनः वापस भेज सकता है लोकसभा में पुनः देख रेख पे। अगर वापस संसद से उसे वापस भेज दिया जाए तो उस पर इस बार कोई चांस नहीं बचता, उसे इस बार साइन करना ही पड़ता है। पर राष्ट्रपति पे एक शक्ति होती है, उससे ज़्यादा पॉकेट वीटो में वो उस पर यह होता है कि उसे अपने पास वो बस ये है कि उसे साइन तो करना पड़ेगा, चाहे कभी भी करे, ये उस पर नहीं है कब करके देता है। वो अपने पास उस विधेयक को रख लेता है, अगर उसे सही नहीं लगता वो तो उसे फिर उस पर कोई सवाल नहीं होते, ऐसे रखे रखे वो विधेयक फेल हो जाता है, रखा ही रहता है, उस पर फिर कोई सवाल नहीं कर सकता क्यों नहीं किया, क्यों नहीं, उस पर वो शक्ति रहती है, ठीक है। मैंने आपको लगता है बहुत बता दिया, आप बोर हो गए, चलते हैं सेकंड में। द्विसदनात्मक विधायिका का एक और लाभ यह है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन के पुनः विचार हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। पॉइंट नंबर 3 है, एक सदन द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय दूसरे सदन के निर्णय के लिए भेजा जाता है। इसका लाभ यह है कि प्रत्येक विधेयकों और नीति पर 2 बार विचार होता है, ये बहुत अच्छी बात है। चौथा, इससे प्रत्येक मुद्दे को 2 बार जांचने का अवसर प्राप्त होता है। यदि एक सदन जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेता है तो दूसरे सदन में बहस के दौरान उस पर पुनः विचार करना संभव हो पाता है, ठीक है। और 5वां, इस कारण किसी एक सदन पर अत्यधिक भार नहीं पड़ता, ठीक है। तो हो गए। अब ये राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, खासकर आप याद रखिएगा इस टर्म में अभी यह आ रहा है सीबीएसई की तरफ से कि 1 नंबर वाले प्रश्न नहीं आएंगे, तो आप सोच कर रखिएगा 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और ऐसे ही आएंगे, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से अपने पॉइंट तैयार रखिएगा, कुछ भी हो सकता है। तो तीसरा प्रश्न हमारा, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं, क्या कारण है? तो उत्तर है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है, उन्हें पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। राज्यसभा के सभी सदस्य एक साथ अपना कार्यकाल पूरा नहीं करते, ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, इसलिए इसे स्थायी कहते हैं। एक साथ मैं आपको पहले बताता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। करते प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और इस 1/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। इस प्रकार राज्यसभा कभी भी पूरी तरह भंग नहीं होती, यही कारण है कि इसे संसद के स्थायी सदन के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको इसमें पता ही है, ये राज्य आपने देख ही लिया, पढ़ ही दिया मैंने, ठीक है। तो आपको समझा देता हूँ एक ऐसी नॉलेज के लिए। ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं इनके सदस्य राज्यसभा के। इनका निर्वाचन पुनः भी हो सकता है, इनमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
इनमें जो ये होता है, इसके सभी सदस्य एक साथ इनका कार्यकाल नहीं छोड़ते हैं, एक साथ नहीं होता इनका कार्यकाल खत्म। जैसे प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल, मतलब प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य का कार्यकाल पूरा हो जाता है, फिर वो पूरा वापस होता है उनका चुनाव। अगर उसमें आ गए वो तो आ जाएंगे वापस, नहीं तो कोई और आ जाएगा। तो 1/3 सीटों पे होता है। उससे पहले जो वहाँ पे रहते हैं मौजूदा सदस्य, वो उसे संभाले रहते हैं, ठीक है, जिससे वो गिर नहीं पाता, भंग नहीं हो पाता। और वो इस तरह स्थायी सदन बन गया है। चल तो हम 4th क्वेश्चन पे आ गए। संसदीय कार्यों की सूची बनाइए। पहला है विधायी कामकाज। तो इसका है, इसमें आप कुछ पॉइंट लिखे होंगे, विस्तार कर देंगे 1-2 लाइन के, तो आपको अंक होंगे पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो संसद पूरे देश से किसी भी भाग के लिए कानून बनाती है। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद का प्राय कानूनों को केवल स्वीकृति देने मात्र का ही कार्य करती है। विधायकों को तैयार करने का वास्तविक काम तो किसी मंत्री के निर्देशन में नौकरशाही करती हैं। सेकंड पॉइंट, कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखना तथा जनता के प्रति उसका उत्तरदायी सुनिश्चित करना है। तीसरा, वित्तीय कार्य। सरकार को विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। प्रश्न उठता है कि इन कार्यों पर खर्च होने वाला धन कहाँ से आता है। प्रत्येक सरकार पर कर वसूली के द्वारा अपने संसाधनों में वृद्धि करती है, परंतु लोकतंत्र में संसद द्वारा कराधान तथा सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखा जाता है। यदि भारत सरकार कोई नया कर प्रस्ताव लाना चाहती है तो उसे संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। संसद की वित्तीय शक्तियाँ उसे सरकार के विभिन्न कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती हैं। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब तथा प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना पड़ता है। जो भी धन पैसा खर्च करते हैं, जितने भी जो भी नीति बनाती हैं, उनमें जो भी खर्च करते हैं उनका आय हिसाब किताब संसद को देना पड़ता है। प्रतिनिधित्व। चौथा पॉइंट है, संसद देश के विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूहों के लोगों के विभिन्न विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। पांचवा, बहस का मंच। संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सदस्यों को किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की आज़ादी है। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई नहीं, किसी विषय पर कोई भी कुछ भी पूछ सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, मुद्दा उठ सकता है। पांचवा, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। मैंने वीडियो बनाई है बेझिझक, पर इसमें भी मैं आपको इम्पोर्टेंट बता चलता हूँ, तो आप इसे नोट करते रहिएगा। संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करता है, इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला, बहस और चर्चा। इसके मुख्य 2 बिंदु हैं। इसमें प्रश्नकाल और शून्यकाल है। ये बहस और चर्चा के पार्ट है। प्रश्नकाल, जब संसद का अधिवेशन चल रहा होता है तो उस समय प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है, जिसमें मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। प्रश्नकाल में ये होता है, जब संसद का अधिवेशन चालू होता है तो उसमें जो भी संसद को प्रश्न पूछना होता है, जो भी प्रधानमंत्री वगैरह इनके नौकरशाहियों से, तो ये पहले ही उन्हें प्रश्न दे देती हैं कि ये प्रश्न आपको बताने पड़ेंगे और उन्हें ये जवाब देने पड़ते हैं, ठीक है। तो प्रश्नकाल हो जाता है, ठीक है, वो जब उनको जवाब देना पड़ता है ये होता है। और शून्यकाल, इसमें संसद सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं, पर मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होता। लोकहित के विषय पर आधे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताव आदि का भी विधान है। शून्यकाल में ये होता है दोस्तों कि शून्यकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं, पर इसमें फिर मंत्रियों और उसकी मंत्रियों की इच्छा होती है कि मतलब उस पर उत्तर देते हैं कि नहीं देते, ये डिपेंड उन पर करता है, ठीक है। इसका दूसरा बिंदु है
कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति। संसद को कानूनों को, इसका आंसर बता रहा हूँ, आगे के पॉइंट। संसद को कानूनों को स्वीकृति प्रदान करना या अस्वीकृति